हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो ये एनसीईआरटी होती है, इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्व होता है और इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके पढ़ने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति कई ज्यादा विकसित होती है। और इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं, वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 10 के अध्याय 5 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार के हर एक बिंदु के संदर्भ में डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 10 के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और कक्षा 10 के अध्याय 5 में उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में जो भी यहाँ पे टॉपिक होंगे, उन सभी टॉपिकों को डिटेल में समझेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से इस अध्याय को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं कि उपभोक्ता अधिकार के माध्यम से इस अध्याय में क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले बाजार में उपभोक्ता को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो बाजार में जो उपभोक्ता होता है वो किस संदर्भ में होता है। जो बाजार में जो उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तुओं को खरीदता है। तो बाजार में एक तो उत्पादक होता है जो वस्तुओं को बनाता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसको उत्पादक कहते हैं। एक तो वो होगा और दूसरा उसको खरीदने वाला होगा, उसको उपभोग करने वाला होगा, जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो यानी कि बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसका औचित्य तब तक नहीं है जब तक उसको उपभोग करने वाला नहीं होगा, उसको खरीदने वाला नहीं होगा। उसका औचित्य तब पूरा होगा जब उसको खरीदने वाला भी होगा। तो इस तरह से बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। और जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को बाजार से वो खरीदता है तो कई बार ये देखा जाता है कि उन उपभोक्ताओं में किस तरह की आशंकाएं होती है, किस तरह का डर होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि वो बाजार में ठगी का शिकार ना हो सके, बाजार में उसका शोषण ना हो सके। वो शोषण एवं ठगी अनेक संदर्भों में हो सकती है। तो यहाँ पे बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पे निश्चित नियमों एवं अधिनियमों की आवश्यकता होती है, ताकि जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता किसी भी शोषण का शिकार ना हो सके, किसी भी ठगी का शिकार ना हो सके। क्योंकि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के अंदर ये भय होता है जब वो बाजार में किसी वस्तु को खरीदने जा रहा है तो क्या उसकी गुणवत्ता उचित है, क्या उसका मूल्य जो डिसाइड किया गया, क्या वो मूल्य भी उचित है, और क्या उसकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ तो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसके मन में होती है। तो इस तरह से यहाँ पे उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कुछ नियम एवं अधिनियम होने चाहिए, ताकि हम उन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। बाजार में उपभोक्ता का अनेक प्रकार से शोषण होता है। वो किस तरह से, जैसे कि हम देखते हैं कई बार उपभोक्ता को
उचित वजन से कम वजन दिया जाता है। जो वो वस्तुएं खरीदता है, उस वस्तु को जब वो खरीदता है तो किस तरह से वहां पे जो उसका उचित वजन होना चाहिए वो उचित वजन नहीं दिया जाता है, उससे कम दिया जाता है। तो ऐसे में भी एक उपभोक्ता का शोषण होता है। उसको ठगी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वो ठगी का शिकार हुआ है। और किस तरह से जब उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तुएं दी जाती है, उच्च गुणवत्ता नहीं होती है, तो ये भी किस तरह से उपभोक्ता का शोषण करता है। और यदि मूल्य से अधिक दर पर उसे कोई वस्तुएं दी जाती है उपभोक्ता को, तो ऐसे में भी उपभोक्ता का शोषण होता है। तो इस तरह से अनेक संदर्भ हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता का शोषण होता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ नियम एवं अधिनियम होने चाहिए, जिससे कि हम उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा कर सके, उनके हितों की रक्षा कर सके। जब अनेक तरह से उपभोक्ता का शोषण होगा, उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं होगी और वो ठगी का शिकार होगा, तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी। एक क्षमता तक, एक सीमा तक कोई भी व्यक्ति कोई भी चीजों को बर्दाश्त करता है, और एक सीमा जब पार कर लेता है किसी भी शोषण की, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाता है। और उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता आंदोलन। जब उपभोक्ताओं का शोषण होगा, जब उपभोक्ता उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ वो आंदोलन करेगा, तो उसे उपभोक्ता आंदोलन कहा जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण होता है। जब उपभोक्ताओं को, जब वस्तुओं को खरीदने से पहले जो दावे किए जाते हैं, उन दावों के अनुरूप जो वस्तुएं नहीं होती है, तब यहाँ पे जो उपभोक्ता है वो असंतुष्ट होता है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण ये उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ होता है। और किस तरह से जब उपभोक्ताओं का अनेक संदर्भों में जब शोषण होता है, मिलावटी वस्तुएं दी जाती है और जो उचित दर होती है उस उचित दर से अधिक मूल्य वसूला जाता है, और जमाखोरी होती है, कालाबाजारी होती है, और जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ में मिलावटी होती है, तो इन संदर्भों में वो आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ, और वो एक तरह से उपभोक्ता आंदोलन का रूप ले लेता है। और जिससे कि 1960 के दशक में ये देखा गया कि व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, क्योंकि मिलावटी वस्तुएं दी जा रही थी और किस तरह से अनेक तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा था। तो इससे भारत में 1960 के दशक में एक व्यवस्थित तरीके से उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत हुई। और इसके चलते जब इस शोषण के खिलाफ आवाज उठने लगी, आंदोलन होने लगे, तो इससे क्या हुआ? 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, और जिससे कि किस तरह से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून बना। और ये जो कानून बना, ये कानून 24 दिसंबर 1986 को बना। तो इसीलिए 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से जब उपभोक्ताओं ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और इस आवाज को निरंतर रखा, तो इस तरह से 1986 में भारतीय संसद ने एक कानून बनाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तरह से 24 दिसंबर को भारतीय संसद द्वारा इसके संदर्भ में उपभोक्ताओं के लिए कानून बनाया। तो इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो इस तरह से ये उपभोक्ता आंदोलन है। अब हम इसके बाद उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जो उपभोक्ता के अधिकार है वो किस तरह से होते हैं, और जब एक उपभोक्ता बाजार से कोई वस्तुएं खरीदता है तो क्या उस वस्तु के उपभोग करने से उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और जब वो किसी वस्तु को खरीद रहा है क्या वो किसी ठगी का और शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में जो उपभोक्ता के अधिकार है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सुरक्षा हम सबका अधिकार है। हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं का हम उपयोग करते हैं, और हमें वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार है, क्योंकि जो हम वस्तुएं खरीद रहे हैं उस वस्तुओं के उपभोग से हमारे ऊपर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए, हम किसी तरह के ठगी का शिकार ना हो और किसी तरह की हमें मिलावटी वस्तुएं प्राप्त ना हो सके। तो इस संदर्भ में हमें सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होता है जब हमें बेहतर गुणवत्ता युक्त वस्तुएं नहीं मिलती है, और जब हमें उच्च मूल्य के साथ वस्तुएं प्राप्त नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जब हमारे साथ शोषण होगा तो ये खतरनाक चीज है। और किस तरह से जब एक उत्पादक वस्तुओं को तैयार करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उस उत्पादक के द्वारा उस वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जब एक उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा उसके स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे में उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा के कुछ निश्चित नियमों एवं अधिनियमों का पालन करें, ताकि हम यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि हम किस तरह से उन अधिकारों को कुछ निश्चित नियमों एवं अधिनियमों के द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं, और किस तरह से एक उत्पादक विशेष ध्यान दे करके उन वस्तुओं का निर्माण कर सके, ताकि एक उपभोक्ता तक बेहतर गुणवत्ता युक्त वस्तुएं पहुंच सके, ताकि उससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। तो इस तरह से ये उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जब किसी वस्तु को हम बाजार से खरीदते हैं, और उस वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उस वस्तु पे कुछ चीजें अंकित होती है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि यहाँ पे वस्तु के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, ये किस तरह से जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं और उस वस्तु के पैकेट पे कुछ खास जानकारी वहाँ पे दी हुई होती है, वहाँ पे अंकित होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कि वस्तु के बारे में बताया गया होता है और मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि क्या मूल्य होगा इस वस्तु का, और बैच संख्या होता है, और निर्माण की तारीख होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तारीख को ये वस्तु बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी दी हुई होती है कि खराब होने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि को भी अंकित किया जाता है। और इसके अलावा जो कंपनी, जो व्यक्ति उस वस्तु को बना रहा है, उसका जो यहाँ पे एड्रेस है वो भी दिया हुआ होता है। और इसके साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के जो पृष्ठ है और या उसका जो कवर पेज है, यहाँ पे ये भी बताया होता है कि किस तरह से इस वस्तु का उपयोग करना है, प्रयोग के बारे में निर्देश भी दिए गए होते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीजें, वो चाहे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, वो उस वस्तु पे लिखी हुई होती है, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण होती है एक्सपायरी डेट
और किस मूल्य पर बेचा जा रहा है उसके बारे में, और कुछ उस प्रोडक्ट के विवरण भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस वस्तु में डाले गए हैं, किस तरह से किन किन इंग्रेडिएंट के साथ ये वस्तु तैयार की गई है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु पे ये चीजें अंकित होती है जो काफी महत्वपूर्ण होती है। और यह इसलिए होता है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उनके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार होता है। यदि खराब होती है कोई भी वस्तु, वो खराब होने की तिथि से पहले ही वो खराब हो जाती है। जो इसकी एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट से पहले ही अगर वो वस्तु खराब हो गई तो ऐसे में कोई भी उपभोक्ता, कोई भी व्यक्ति उसे बदलने के बारे में कह सकता है, उसे वो बदलवा सकता है, क्योंकि वो वस्तु एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो गई है। और यदि उत्पाद की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है फिर भी उस वस्तु को बेचा जा रहा है तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उस वस्तु को जब एक्सपायरी डेट के बाद भी बेचा जा रहा है तो वो उचित नहीं है। तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर उस वस्तु को बेच रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसका विरोध कर सकता है और उसकी शिकायत कर सकता है, क्योंकि जो एमआरपी डिसाइड है उस वस्तु की, अगर एमआरपी से अधिक मूल्य पर वो वस्तुएं बेची जा रही है तो कोई भी उपभोक्ता, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ विरोध कर सकता है और उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो इस तरह से जो वस्तुओं पे जो जानकारी दी हुई होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के अधिकारों से जुड़ी हुई होती है, उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ी हुई होती है, जिसमें कि एक्सपायरी डेट हो गई और वस्तु निर्माण की तारीख हो गई और एमआरपी हो गई। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीजें उस वस्तु पे ये अंकित होती है जिसके बारे में हमें हर समय ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके, हमारे हितों की रक्षा हो सके। तो इस तरह से ये वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद चयन के अधिकार के बारे में बात करेंगे कि चयन का अधिकार क्या है, किस तरह से एक उपभोक्ता के लिए चयन का अधिकार महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ता जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं उनको हमेशा चुनने का अधिकार होता है। उपभोक्ता जो भी वस्तुओं और सेवाओं को वो प्राप्त कर रहे हैं या बाजार से खरीद रहे हैं उनको हमेशा वस्तुओं को चुनने का अधिकार है कि किस तरह से वो वस्तुओं को चुने, उन वस्तुओं को चुनकर वो खरीद सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चयन का अधिकार होता है। वो किस संदर्भ में, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक दंत मंजन खरीदना चाहता है और दुकानदार ये कहता है कि दंत मंजन तभी बेचा जाएगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। और अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसे में आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आप तो उस ब्रश को खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दंत मंजन को खरीदना चाहते हैं। और यदि दुकानदार आपसे ये कहता है कि आपको दंत मंजन के साथ एक ब्रश को भी खरीदना ही खरीदना होगा, तो ऐसे में आपके चुनने का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से ये चुनने का अधिकार होता है, आपकी मर्जी है, आप उस वस्तु के साथ किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। आपकी मर्जी के खिलाफ कोई व्यक्ति आपके ऊपर थोप नहीं सकता है किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए। तो इस तरह से ये चुनने का अधिकार होता है। जो भी वस्तुओं और सेवाओं को आप
खरीदना चाहते हैं उसके संदर्भ में चुनने का आपको अधिकार है कि किस तरह से कौन सी वस्तुएं आप खरीदे, कौन सी वस्तुएं ना खरीदे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये चयन का अधिकार है। अब हम इसके बाद जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से एक जागरूक उपभोक्ता बना जा सके, जिससे कि हम किसी भी तरह के शोषण का शिकार ना हो सके, किसी भी तरह की ठगी का शिकार ना हो सके। क्या चीजें जरूरी है, किस तरह से हम एक जागरूक उपभोक्ता बन सके, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो अपने हमारे अधिकार है उन अधिकारों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए कि किस तरह से जब हम किसी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदें, उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के वक्त हमें अपने अधिकारों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, हमें अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। और जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, किसी वस्तु का चयन कर रहे हैं, तो हमें अच्छे और बुरे में जो फर्क है उस फर्क को करना आना चाहिए और श्रेष्ठ चुनाव करना चाहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त वस्तु का चुनाव कर सके, जो हमारे लिए बेहतर हो सके, हमारे लिए उपयोगी हो सके, जिससे कि हम किसी के शोषण का शिकार ना हो सके। तो इस तरह से अच्छे और बुरे के बीच जो फर्क है वो फर्क करना भी आना चाहिए। और श्रेष्ठ चुनाव कैसे किया जाए इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की हमें जरूरत होती है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं उस वस्तुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और किस तरह से जो हमारे अधिकार है उन अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से क्या उत्पादित जो तिथि है उस वस्तु की वो क्या है, क्या एक्सपायरी डेट है, और क्या कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहा है, और किस तरह से अगर कोई वस्तु एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो जाए ऐसे में आपके क्या अधिकार है, आप उसको बदलवा सकते हैं। तो इस तरह से जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ये आवश्यक बातें हैं जिसको ध्यान में रखना हर समय जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता किसी भी तरह से शोषण का शिकार ना हो सके। तो इस तरह से जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें हैं। अब हम इसके बाद आईएसआई मार्क और एग मार्क के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से है। जब भी हम किसी वस्तु को बाजार से खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग वस्तुओं पे विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगे हुए होते हैं। और भारत में 2 प्रकार के चिन्ह आम हैं, जिसमें कि आईएसआई मार्क और एग मार्क है। और ये इस बात को बताते हैं कि जिन वस्तुओं पर ये आईएसआई मार्क और एग मार्क लगे हुए होते हैं वे वस्तुएं निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करते हैं और ये वस्तुएं उपभोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित होती है। तो इस तरह से यहाँ पे इस चित्र में आईएसआई मार्क दिखाया गया है और ये आपका एग मार्क होता है। तो जिन वस्तुओं पर ये आईएसआई मार्क और एग मार्क लगे हुए होते हैं वे वस्तुएं एक तरह से निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करते हैं और वे वस्तुएं उपभोग के लिए सुरक्षित है। तो इस तरह से, इस दृष्टि से ये आईएसआई मार्क और एग मार्क काफी महत्वपूर्ण है। इसको बारी बारी से समझ लेते कि क्या आईएसआई मार्क होता है, क्या एग मार्क होता है। तो सबसे पहले आईएसआई मार्क यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था, ये क्या है, ये किस तरह से होता है। ये एक तरह से चिन्ह होता है जो जिन वस्तुओं पर लगा हुआ होता है वो इस बात को दर्शाता है, इस चीज को सुनिश्चित करता है कि ये उत्पाद निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करता है और उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए एकदम सुरक्षित है। जिन उत्पादों पर यह मार्क लगा हुआ होता है उनकी उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता और विश्वास का स्तर एकदम ऊंचा होता है, अधिक होता है, क्योंकि ये इस चीज को सुनिश्चित करता है
कि ये उत्पाद निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से किन उत्पादों पर ISI मार्क लगे हुए होते हैं। जो ये ISI मार्क है ये बिजली उपकरणों पर लगे हुए होते हैं, सीमेंट पे, LPG सिलेंडर आदि पर लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से हम अक्सर ये देखते हैं कि ISI मार्क एक तरह से बिजली उत्पादों पर लगे हुए होते हैं। हम अपने घरों में, अपने आसपास में हम ये देखते होंगे कि किस तरह से अलग अलग उत्पादों पर ये ISI मार्क लगे हुए होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये उत्पाद निश्चित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। तो इस तरह से ये ISI मार्क है। अब हम इसके बाद एग मार्क के बारे में जानेंगे कि एग मार्क क्या है और एग मार्क कौन से उत्पादों पे लगा हुआ होता है। एग मार्क एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है जिसका उपयोग कृषि उत्पादों के लिए किया जाता है। ये एग मार्क कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उन पर लगा हुआ होता है और एग मार्क ये सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पाद कुछ निश्चित गुणवत्ता मापकों को पूरा करता है और उपभोग के लिए एकदम सुरक्षित है। जिन कृषि से संबंधित उत्पादों पर ये एग मार्क लगा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वे उत्पाद निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करता है और ये उपभोग के लिए एकदम सुरक्षित है। एग मार्क का उपयोग मसालों, शहद, गेहूं, दालों और तिलहन जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है। ये कृषि से संबंधित उत्पादों पर ये लगा हुआ होता है एग मार्क और इसका इस तरह का चिन्ह होता है एग मार्क का। और किस तरह से इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि किस तरह से कृषि से संबंधित उत्पादों पर ये एग मार्क लगा हुआ होता है, जो इस चीज को बताता है कि कृषि उत्पाद कुछ निश्चित गुणवत्ता के मापकों को पूरा करता है, जो एक तरह से उपभोग के लिए एकदम सुरक्षित है। तो इस तरह से ये एग मार्क होता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत NCERT कक्षा 10 अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार के संदर्भ में डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। जो भी हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक लिए है वो टॉपिक हमने कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए है और कक्षा 10 के अध्याय 5 में उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में जो जो यहाँ पे टॉपिक है उन टॉपिकों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।